अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। रन डाउन बताए बगैर शुरू करते हैं पहली खबर से, क्योंकि आपने थंबनेल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रीड कर ली होंगी। जनाब, सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आसिफ अली जरदारी ने जैसी सदारत का ओहदा लिया है, साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जो भी सरकारी तनख्वाह उनको बतौर सदर मिलेगी वो तनख्वाह नहीं लेंगे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। उसके अलावा हमारे जो निगरान वजीर आला थे पहले, यानी कि अब हमारे वजीर दाखिला हैं, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मोहसिन नकवी की, उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो भी तनख्वाह नहीं लेंगे। आपको पता है कि ये रविश कहाँ से निकली है? ये रविश शुरू हुई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ वो वाहिद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जो तनख्वाह नहीं लिया करते थे और बताया भी नहीं करते थे। नवाज शरीफ वो वाहिद शख्सियत थे जो सरकारी तौर पे जो खाना होता है वो भी नहीं खाया करते थे, और अगर वो कहीं जाते थे तो वो अपने जहाज का जो अपनी टिकट का खर्चा है वो भी खुद किया करते थे। उसके बाद ये रविश जब आगे बढ़ी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चलते हुए ये चीजें करना शुरू की थी शहबाज शरीफ ने, लेकिन उस वक्त उनको शोबाज कहा जाता था। अब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बाकी लोग भी ये कर रहे हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? तो जवाब है जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक अच्छा जेस्चर जरूर है, लेकिन एक मुल्क के पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि एक प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह कितनी होती है, 2-2.5 लाख रुपए। आपको याद है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कहा था कि मुझे तनख्वाह ही कितनी मिलती है, 2-2.5 लाख, मेरा गुजारा नहीं होता। खान साहब तो वैसे भी मांग मांग के जो है, आपको पता है, नवल चला रहे थे, मांग मांग के उन्होंने ज़कात के पैसे छोड़े नहीं, शौकत खानम चला रहे थे। फिर आपने देखा कि शौकत खानम के पैसों से उन्होंने लॉबिंग फर्म्स तक हायर कर दी, और जहांगीर तरीन बयान दे चुके हैं कि मैं उनको पैसे देता था तो उनके घर का राशन जो है वो अल्लाह माफ़ करे चलता था। और अलीम खान कहते हैं कि मैं उनको जो है वो गाड़ी भी दिया करता था जिसमें पेट्रोल तक भी मैं डलवाता था। तो मतलब आपके सामने सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इससे फ़ायदा तो तब होगा जब इतने इतने जो अमले होते हैं इनके वज़ीर आज़म के साथ और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको भी कम किया जाए, तो फिर जाके शायद लोगों को रिलीफ मिले। इस वक्त लोग महंगाई के हाथों बहुत परेशान हैं। आप यकीन करें, कल के दिन मैं अपनी गाड़ी में जब जा रही थी ना, तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी जो है वो टक्कर खाते खाते बची। वो इस तरह से कि सामने अंधेरा, रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर कोई स्ट्रीट लाइट्स तो नज़र नहीं आ रही थी, और आगे से कोई ना कोई बाइक वाला अचानक से आ जाता था। और जब हम उसको डांटते थे कि जनाब आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने इसकी लाइट ऑन करनी थी, तो मतलब उनकी हालत देख के, टूटा जूता देख के, उनकी लाइट्स को देख के बंदे को पता चल जाता था कि इस बेचारे के पास तो लाइट भी लगवाने के पैसे नहीं है। ये आलम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आप यकीन करें कि रमजान के जो लोग व्लॉग्स बना बना के अपने खाने दिखा रहे हैं ना, प्लीज मत दिखाएं, क्योंकि उस बंदे के दिल के ऊपर क्या गुजरती है जो बेचारा पता नहीं अफ्तारी करने के पैसे भी उसके पास नहीं है। बहरहाल शुरू करते हैं जी पहली खबर से। और पहली खबर जनाब आली ये है कि तहरीके इंसाफ का जलसा, और वहां पर 3 दर्जन से जायद मोबाइल चोरी की वारदातें, यानी जलसे के अंदर ही लोग एक दूसरे के मोबाइल भी छीनते रहे और भी पता नहीं क्या कुछ करते रहे। मैं आपको बताती हूँ क्या तफसीलात हैं। पेशावर में तहरीके इंसाफ के जलसे में 3 दर्जन से जायद मोबाइल फोन चोरी हो गए। पेशावर के अंदर जो रिंग रोड है जी, कबूतर चौक, वहां पर 2 रोज कबल पीटीआई का एक जलसा हुआ और शरीक कारकुनान ने दर्जनों मोबाइल फोन्स जो हैं वो चोरी किए। और पुलिस के मुताबिक पीटीआई कारकुनान ने 3 दर्जन से जायद कीमती मोबाइल फोन चोरी किए। उसके बाद शिकायत दर्ज हुई और शिकायत जो है वो मुतल्लिका थाने में जमा करा दी गई, और उसके बाद जो है वो भारी नफरी सिक्योरिटी के लिए तैनात थी। जलसे के दौरान मुतअद्दिद जो अफराद हैं उनको हिरासत में भी लिया गया, मगर अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। यानी खैबर पख्तूनख्वा से ही इस तरह की खबरें आ सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा, काश वो वीडियो मैं आपको दिखा सकती, जिसमें एक खातून जो है वो एक छोटे से बच्चे के साथ गली में जा रही है और लोग दंदनाते फिर रहे हैं वहां पर, और वहां पे गोलियां चल रही हैं खुलेआम। यानी ये खैबर पख्तूनख्वा का हाल है। जब केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर जैसा मुजरिम आप तैनात करोगे, उसको आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे, तो खैबर पख्तूनख्वा का फिर यही हाल होगा, और फिर वही उनका जो है ना अल्लाह ही वारिस है। और अली अमीन गंडापुर ने वफाक को जो है वो ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया कि हमें 1.5 खरब रुपया दो, हम खुद दिवालिया हो चुके हैं, पैसे दो भाई, हमने सुबह चलाना है। तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? बहरहाल इदारे जाने और इदारों का काम जाने। मेरा काम था जी आपको खबर देना। साथ ही आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ अपनी गवर्नमेंट के अंदर बिजी हो गए हैं, मरियम नवाज सीएम के तौर पे पंजाब के अंदर बिजी हो गई हैं। नवाज शरीफ सारा दिन जो है जाती उम्रा के अंदर होते हैं, और उन्होंने वहां पर जनाब अपने दोनों बेटों को, हुसैन और हसन, दोनों जो हैं उनको बुला लिया है और खुद उनको एयरपोर्ट के ऊपर लेने के लिए गए। शायद आपको ये खबर किसी ने बताई हो या ना बताई हो,
آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ذرائع کے مطابق میاں محمد نواز شریف نے جاتی عمرہ پہنچنے پر اپنے دونوں بیٹوں کا استقبال بھی کیا، اور حسین نواز اور حسن نواز کافی عرصے سے لندن کے اندر موجود تھے، پورے 6 سال کے بعد وہ پاکستان آئے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 3 ریفرنسز میں نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئی تھیں۔ حسن اور حسین نواز کے وکیل کا کہنا تھا کہ 12 مارچ کو پاکستان آنا اور احتساب عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اور احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ معطل کر دیے تھے۔ عدالت نے 14 مارچ کے لیے دونوں کے العزیزیہ، فلیگ شپ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ معطل کیے تھے۔ احتساب عدالت نے دسمبر 2017 میں مسلسل غیر حاضری پر حسن اور حسین نواز کو باضابطہ طور پہ اشتہاری قرار دیا تھا۔ پاکستان وہ آ گئے ہیں اور اب مقدمات کا سامنا کریں گے، اور میاں محمد نواز شریف نے ان کا خود استقبال کیا، خود ان کو بلایا ہے۔ چلیں جی، اچھا سائن ہے۔ اور اب شیئر کر لیتے ہیں آج کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ خبر۔ جیسا کہ آپ کو میں کافی دنوں سے یہ بات بتا رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار اس لیے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ چاہتے تھے کہ نئی حکومت آرام سکون سے بن جائے، کیونکہ پی ٹی آئی نے کسی کو آرام سے چین سے بیٹھنے نہیں دینا، سکون لینے نہیں دینا۔ اب ایسے میں جناب علی امین گنڈا پور جیسا دہشت گرد جو کہ شہد بنا کر کھلے عام پھرتا تھا، لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے بازاروں میں گھماتا تھا، جس کے اوپر اور بہت سارے کیسز تھے، 9 میں کے اندر انوالو تھا، اور لوگ حیران پریشان تھے کہ وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کیسے بن گیا، اور آسانی کے ساتھ اس کو بننے دیا گیا، اور اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا۔ یہ کسی اور پارٹی کا بندہ ہوتا تو اب تک یہ کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ میں آپ کو اس وقت سے بتا رہی تھی کہ صرف اور صرف ادارے آسانی سے ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نئی حکومت بن جائے، اوپر سے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے اندر موجود ہے آج کے دن میں، تو اس لیے جو ہے نا علی امین گنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ کڑا ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ پھر آپ کو میں نے فیصل واؤڈا کا بیان بھی سنوایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور بہت جلد بیہائنڈ دا بارز ہوں گے، یعنی کہ بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور فائنلی وہ خبر آ گئی ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کے اوپر جو ہے اثاثے چھپانے کے اوپر نااہلی کے کیس میں الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کر لیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو اب چیز ان کے اوپر ڈالنی ہے نا ان کو نکالنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے مختصر تحریری فیصلہ جو ہے ان کے متعلق جاری کر دیا ہے، اور علی امین گنڈا پور کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے توسط سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ان کو نوٹس جو ہے وہ جے یو آئی کے محمد کفیل کی درخواست کے اوپر جاری کیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق ڈی آئی خان میں 735 کنال اراضی علی امین گنڈا پور کے نام پر عارضی طور پر ٹرانسفر کی گئی۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور کو منتقل جو زمین ہوئی ہے اس کے اصل مالک جو ہیں وہ آصف خان تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے گاڑی جو ہے وہ اسی زمین کو بیچ کر حاصل کی تھی۔ درخواست گزار کے مطابق غلط بیانی کے اوپر علی امین گنڈا پور صوبائی اسمبلی کی نشست کے اہل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو 26 مارچ کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ خبر سننے کو مل سکتی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ نااہل ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد آئی ایم ایف کافی خوش دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو آنٹی جان آپ کو نظر آ رہی ہے نا شاکنگ پنک کلر کے ڈریس میں، یہ آئی ایم ایف کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے پچھلے ٹرم میں پاکستان کو جب قرضہ دینے سے منع کر دیا تھا تو اس وقت شہباز شریف ان کے پاس گئے تھے اور اپنا جادو چلایا تھا، اس کے بعد فائنلی آئی ایم ایف مان گیا تھا۔ تو اب جناب جی امریکی جریدہ ہے جی بلومبرگ، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جے پی مارگن کے سابق بینکر محمد اورنگزیب کے پاکستانی وزیر خزانہ کے طور پر تعیناتی ایک مثبت فیصلہ، یعنی کہ جو ہمارے نئے وزیر خزانہ بنے ہیں وہ ان کا بننا ایک مثبت فیصلہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلومبرگ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے پہلے محمد اورنگزیب کی تعیناتی مثبت قدم ہے، اور سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کی تعیناتی میں کافی تھی۔ اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کے بطور وزیر خزانہ تعیناتی پاکستان کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، اور آئی ایم ایف سے مذاکرات میں وزیر خزانہ کا کردار کافی کلیدی رہا ہے۔ شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم قرض دینے والے عالمی ادارے یعنی آئی ایم ایف سے بات چیت کا تجربہ ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ اصلاحات کر سکتے ہیں، یہ کہا ہے جی
ब्लूमबर्ग में। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा और ये वीडियो बड़ा ही दिल खराश इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मैचेस वगैरह हो रहे हैं, PSL वगैरह हो रहा है। उस दौरान जो है वो एक शख्स आता है स्टेडियम के अंदर और वहां पर वो फलस्तीन का झंडा उठाए हुए होता है और उसके बाद एक पुलिस वाला आता है और आकर उसको ग्राउंड से बाहर निकाल देता है, जिसके ऊपर लोग काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि रमजान का महीना है, हमारे फलस्तीनी बहन भाई जो हैं उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर से पाबंदियां नहीं हटाई जा रही, वो बेचारे भूखे मार रहे हैं और ऐसे में अगर उनसे इजहार यकजहती के लिए कोई उनका बैनर उठा लेता है तो पाकिस्तानी फोर्सेस को ये नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस का ये कहना है कि हमने एक पूरी तरह से एक बनाया हुआ है एक असूल कि कोई भी किसी भी किस्म का, चाहे सियासी हो, चाहे मुआशी हो, चाहे किसी भी तरह का हो या मुआशरती हो, कोई भी बैनर उठाकर स्टेडियम के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि स्टेडियम के अंदर मैच देखने के लिए आप आए हो, इसके लिए आप किसी और फोरम का इस्तेमाल करें। तो बहरहाल मैंने दोनों साइड का नैरेटिव आपके साथ शेयर कर लिया है। बहरहाल मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले इमरान खान के नारे भी वहां पर लगाने वाले जो अशखास थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये असूली फैसला है पुलिस का, उन्होंने किसी भी तरह का बैनर जो है वो नहीं आने देना स्टेडियम के अंदर। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जनाब जी, गेम पलट गई है जनाब। सरदार खान बहादुर डोगर टिकट होल्डर PP 100 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4700 वोटों से दोबारा जीत गए हैं, जबकि 8 फरवरी को चौधरी उमैर वसी जफर जो हैं तकरीबन 3866 वोटों से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। यहाँ पर रिकाउंटिंग हुई है, पहले जो आजाद उम्मीदवार थे उनको 3866 वोट मिले थे, जबकि दोबारा रिकाउंटिंग के अंदर जो है वो 4700 वोट लेकर सरदार खान बहादुर जो है वो जीत गए हैं और नून लीग जो है वो जीत का जश्न जो है वो आजकल मना रही है। बहरहाल इसके साथ ही मैंने आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है और वो ये है कि बिल्ली फाइनली थैले से बाहर आ गई है। बहुत अरसे से मैं आपको बता रही थी कि इमरान खान जो है वो कादियानी एजेंडा, अहमदी एजेंडा जो है उसको सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने आपको इमरान खान का एक क्लिप भी दिखाया था जिसमें वो कादियानियों के लिए कह भी रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता जो आखिरी पैगंबर को नहीं मानता तो आप उसको गैर मुस्लिम करार नहीं दे सकते। उसके ऊपर मेरी टीम ने भी एहतजाज किया था, उन्होंने कहा था नहीं नहीं वो इमरान खान का वीडियो जो है वो एडिटेड है। लेकिन आपको मैंने एक और क्लिप दिखाया था जिसपे इमरान खान ने अपने वफ्द को जब पहली बार भेजा था अहमदियों के पास कि आप हमें वोट करें, तो आपको पता है कि उन्होंने बड़ा खुलकर अहमदी कम्युनिटी ने इमरान खान को सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको इमरान खान और उनकी काबीना ने ये यकीन दिलाया था कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो आप लोगों को वापस मुसलमान करार दिलवाएंगे। और ऐसे में मेरी इस बात को मानने से काफी लोग जो है वो इनकारी थे। अब फाइनली मैं आपको 2 सबूत ऐसे दिखाने जा रही हूँ कि उसके बाद आपके 14 तवक रोशन हो जाएंगे। सबसे पहले आदिल बाजा नाम का शख्स जो है उसका एक क्लिप देखिए जिसमें वो खुलकर इस बात की को कन्फेस कर रहा है कि अहमदी कम्युनिटी इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रही है। और अब फाइनली ताज़ा तरीन एक बयान आया है मोईद पीरजादा का जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो और अहमदी कम्युनिटी का गठजोड़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर अहमदियों को जो नॉन मुस्लिम करार दिया गया है उनके हवाले से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मोईद पीरजादा बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, फैसला आपने खुद करना है। तो आइए देखिए ये क्लिप। 70-80% इमरान खान के पास आ गए लोग और ये 2 का रिजल्ट आएगा कि वो पूरा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर पूरे पाकिस्तान का। अगर ये चलते बात ये भी है कि एमडी जो लोग हैं वो इमरान खान की खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, जो एमडी कम्युनिटी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक रिलीजियस कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और अहमदिया या कादियानी कम्युनिटी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से गैर मुस्लिम करार दे दिया गया उनके अकायद की वजह से। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, बिकॉज यहाँ पर स्टेट जो है उसको आपने एक एग्लीजियास्टिकल यानी कि रिलीजियस कोर्ट में और अथॉरिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और जो बेसिक सेपरेशन है चर्च की और स्टेट की, जो बेसिक प्रिंसिपल है मॉडर्न पॉलिटिक्स का, उसको यहाँ डिफाई किया गया, डिनाई किया गया, तबाह कर दिया और इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस निकले इन दी पॉलिटिक्स ऑफ 1980s। जब शिया सुन्नी आगे पीछे सेक्टेरियन ग्रुप, हर सेक्टेरियन ग्रुप जो है बेसिकली ये समझता है कि उसको स्टेट को कंट्रोल करना है और स्टेट के प्रोटेस्ट करके उसको अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, कानून साजी करवानी है, ये किसी कानून का रास्ता रोकना है। उसकी तमाम जो ओरिजिन है, उसका जो तमाम सीड है वो 1973 में एक सेकुलर गॉडलेस पॉलिटिशियन जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी सियासत की तकमील के लिए डालता है, जिसकी भट्टी में फिर वो खुद उसको वो आग ले लेती है जब 1977 में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ एक PNA की निजाम मुस्तफा की मूवमेंट लॉन्च करती है, जिसमें बुनियादी जो जोश व खरोश है वो ये है कि काफिर है, ये सच्चा मुसलमान नहीं है। ये कहता था कि मैं गरीब का खून नहीं पीता, मैं शराब पी लेता हूँ, मैं गरीब का खून नहीं पीता। उसके तमाम जो कोर्ट्स थे जो उसने इनोसेंस में कहे थे उनको उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
اللہ نگہبان.